ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। डेफिनेशन सभी को समझ में आई आर्द्रता की? क्या होती है डेफिनेशन? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। एयर प्लस वाटर इक्वल टू ह्यूमिडिटी। ठीक, अब इस वाटर को हम क्या देंगे? एनर्जी देंगे, प्लस डेल्टा एयर प्लस, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, है ना? ये भी ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। ठीक है, अब हम आर्द्रता को मापेंगे कैसे? हमने बोल तो दिया कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। अब वायु में हम जलवाष्प को मापेंगे कैसे? भाई पता तो होना चाहिए हमें। मैंने बोल दिया कि यहाँ पर वायु है और उसमें आप क्या मापिए? जलवाष्प की मात्रा बताइए। लेकिन इसको मापने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसको हम 3 टाइप से मापते हैं। कितने टाइप से नापते हैं इसको? 3 टाइप से। जैसे कि हमें किसी व्यक्ति की हाइट मापनी हो, क्या नापनी हो? हाइट नापनी हो, तो हम किस में नापते हैं? या तो सेंटीमीटर में, या फिर मीटर में भी, या फिर फीट में। इस प्रकार से हम क्या नाप सकते हैं? उसकी हाइट को नाप सकते हैं। लेकिन हमें किसको नापना है यहाँ पर? वायु में आर्द्रता को मापने के लिए 3 चरण है यहाँ पर। कौन कौन से है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एक होती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि क्या बोलते हैं हम इसमें को? हाँ, नहीं हिंदी की बोल रहा मैं। निरपेक्ष आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो हम विशिष्ट आर्द्रता, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी हैं ना। कितने हिंदी मीडियम वाले हैं? मैक्सिमम है ना, या फिर इक्वल? ओके, निरपेक्ष आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि विशिष्ट आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता। ओके, अब हम इनको बारीकी से पढ़ लेते हैं एक एक करके। निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। समझ में आई इसकी डेफिनेशन आपको? प्रति इकाई आयतन की बात कर रहा है इसमें। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, इसको आयतन में नापते हैं हम। किस में माप लेंगे? इसको आयतन में मापेंगे। और जबकि स्पेसिफिक की बात करेंगे, विशिष्ट आर्द्रता की, इसको किस में मापेंगे आप? किलोग्राम में। और जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, इसको किस में मापेंगे हम? परसेंटेज में मापेंगे। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? आयतन की बात कर रहे हैं। तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वेरी गुड, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, क्लियर है ये आपको पॉइंट? दूसरे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, सॉरी, ह्यूमिडिटी यानी कि विशिष्ट आर्द्रता। अभी मैंने बताया इसको किस में मापते हैं हम?
आयतन में मापते हैं ना, वॉल्यूम में। अब इसको किस में मापेंगे हम? किलोग्राम में मापेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ओके, और कोई सिंपल डेफिनेशन है, इसी से निकल जाएगी। 1 किलो एयर, 1 किलो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा वो क्या कहलाएगी? आपकी विशिष्ट आर्द्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विशिष्ट आर्द्रता कहलाएगी 1 किलो वायु में। जैसे कि अपन किलोग्राम में माप रहे हैं ना, तो ठीक है, 1 किलो में है ना। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा और जानते हैं हम। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की। आर्द्रता क्षमता, एक और टर्म आती है आपकी आर्द्रता क्षमता। अब आर्द्रता क्षमता, इसको थोड़ा सा पीडीएफ से और समझा दूंगा आपको। आर्द्रता क्षमता की बात की जाती है यहां पर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आर्द्रता क्षमता क्या होती है? आर्द्रता क्षमता में जैसे कि उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वायु में कितनी उपस्थित आर्द्रता हो सकती है, कैपेसिटी। समझ पा रहे हैं इसको? आर्द्रता क्षमता की बात कर रहे हैं, इसमें वायु में कितनी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या? जलवाष्प की मात्रा। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैसे संतृप्त वायु की बात करेंगे, सैचुरेटेड एयर की बात करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन क्या चेंज हो जाएगी? अब इसमें आर्द्रता क्षमता 50 लीटर की है, मतलब कितने की है यहाँ पर? 50 लीटर की है। अब उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अगर पूरी हो जाए, यानी कि 50 लीटर आ जाए उसमें, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? संतृप्त वायु हो जाएगी। यहाँ पर तो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और जबकि संतृप्त वायु में क्या होता है? जितनी कैपेसिटी है उतनी क्या आ जाए उसमें जलवाष्प की मात्रा हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी संतृप्त वायु। जैसे चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। संतृप्त वायु को, किसी व्यक्ति की खाना खाने की क्षमता 5 रोटी की है। ओके, ये तो क्या होगी? उसकी कैपेसिटी हो गई। ओके, अगर उसके लिए 5 रोटी हमने दे दी, तो यानी कि वो क्या हो गया? उसकी कैपेसिटी के अनुसार क्या मिल गया? उसको खाना मिल गया। तो यानी क्या हो जाएगा? वो संतृप्त हो जाएगा। क्या होगा? संतृप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी किसकी बात की जा रही है? संतृप्त वायु की, सैचुरेटेड एयर की। तो इसमें क्या होता है? जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी ही उसके अंदर क्या है? जलवाष्प की मात्रा है। तो वो क्या आ जाएगा? आपका संतृप्त। हाँ जी, बिल्कुल 100% है ना, बताएंगे इसमें आगे। तो यानी कि 100% माना कि वो कैपेसिटी किसकी? उसकी 100%, और 100% ही क्या हो जाए? उसमें जलवाष्प की मात्रा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सैचुरेटेड एयर, यानी कि संतृप्त वायु। अब इसमें भी और है, देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। सापेक्ष आर्द्रता क्या समझना है? इसको थोड़े से अच्छे से समझना है। अभी हमने क्या जाना था? सिर्फ ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन जानी थी,
ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन आ गई सभी को समझ में? ओके, यानी कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं, नमी, है ना? ओके, अब इसको भी हम क्या है 3 प्रकार से मापते हैं। तो 3 प्रकार में हमने 2 प्रकार से जान लिया। पहला कौन सा था? एब्सोल्यूट। दूसरा कौन सा था आपका? स्पेसिफिक। थर्ड कौन सा जानेंगे हम? रिलेटिव के बारे में जानेंगे, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सापेक्ष आर्द्रता, है ना। अब इसका फॉर्मूला से जानते, देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100, ये क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है ना, इसको समझेंगे। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना, इसको किस में मापते हैं हम? परसेंटेज में नापेंगे। किस में नापेंगे? परसेंटेज में। जबकि उसको किस में नाप रहे थे? एक तो आयतन और एक किलोग्राम। ओके, अब इसको परसेंटेज में नापेंगे। जब 100%, अगर संतृप्त वायु 100% हो जाए तब तो कोई इशू नहीं। अगर 100% से अधिक हो जाए तब क्या होने लगती है? बारिश होने लगती है, रेनफॉल होने लगती है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, एक और याद रखना उसमें, जो हम निरपेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं ना, तो निरपेक्ष आर्द्रता में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसमें पड़ता है, लेकिन किसमें? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में पड़ता है। इसमें टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम इंक्रीज होता है तो इसमें किसमें? बाष्पीकरण में क्या हो जाता है? इवेपोरेशन में कन्वर्ट जरूर होता है ना, लेकिन इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, माना कि 50 लीटर इसकी क्या है? कैपेसिटी है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है? 50 लीटर। और निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है? 25 लीटर, है ना, इनटू कितना है? 100। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये कितना हुआ? 50। क्या 50% में बारिश हो जाएगी? नहीं होगी। कब होगी बारिश? 100% पर भी नहीं होगी। वहां पर ड्यू पॉइंट होता है, यानी कि औशांक बिंदु। ओके, जब औशांक बिंदु से नीचे, तब क्या होगा? संघनन होगा। संघनन होने के बाद में क्या होता है? क्लाउड बने। क्लाउड होने के बाद में अगर संतृप्त वायु आपके 100% से अधिक होती है तब जाके बारिश के क्या बनते हैं? चांस बनते हैं। जैसे कि एक होता है, अब अभी हमने जस्ट समझा था कि जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? घटेगा। ओके, जैसे कि टेम्परेचर की बात करें हम, टेम्परेचर अल्टीट्यूड यही रहता है, यानी कि जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है? घटता जाता है। ओके, यही पढ़ते हैं ना। इसी प्रकार से वहां पर टेम्परेचर घटेगा तभी तो वहां पर क्या होगा? संघनन होगा, बादल बनेंगे, तभी तो वर्षा होगी। अब इसी प्रकार से हम जो हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था उसमें जो निरपेक्ष आर्द्रता है ना उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर का उसमें अभी जस्ट हमने जाना था कि टेम्परेचर का उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस पर इफेक्ट पड़ता है? वेरी गुड, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पे क्या पड़ता है? इस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो समझते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100, है ना। अब इसमें तो परिवर्तन होने से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में तो परिवर्तन होगा ही नहीं। परिवर्तन होगा तो किस में होगा? ओके, तो जैसे कि हमने माना था अभी इसका 50, ऊपर कितना माना था? 25 इंटू
100, कितना आया था 50%। इस पर बारिश होने के चांस नहीं है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन किस में आएगा, इसमें आएगा, है ना। इसको तो हम घटा नहीं सकते। तो अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। ऊपर जैसे जाएंगे तो जो 50 का आंकड़ा लिया तो ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो कम, फिर भी हो जाएगा 100, नहीं हो पाएगा। फिर और ऊपर जाते हैं हम 30, फिर भी 100% नहीं हो पा रहा, संतृप्त वायु नहीं हो पा रही है। 25, इतने ऊपर हम चले गए, कितना हुआ 100% हो गया, यानी कि संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर की बात की जाती है यहाँ पर कितना हुआ, जितनी एयर है तो उतनी ही उसमें क्या है, अब आर्द्रता है। इसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ओसांक बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं, ओसांक बिंदु, यानी कि संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर की बात की जाती है तो वो किस कहां पर आके होती है, यहाँ पर ओसांक बिंदु, ड्यू पॉइंट पर। आया समझ में। और टेम्परेचर का तो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे ही इसमें क्या होता है, ओवर सैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि अधिक संतृप्त वायु हो जाती है, तब क्या होने लगती है, फिर बारिश होने लगती है। यानी कि इतने पे बारिश नहीं होती, ओवर जब सैचुरेटेड हो जाएगा, ओवर संतृप्त वायु हो जाएगी, तब बारिश होने लगती है, जैसे 100 से अधिक होने थे। जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं, उसमें ऊपर जाएंगे तो अभी तो यहाँ पर कितना माना था हमने, 25, ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो यानी कि वर्षा होने लगती है। इस प्रकार से ये समझ में आया आपको सापेक्ष आर्द्रता। ओके, ठीक। क्या पढ़ा था हमने, संतृप्त वायु, है ना। इसको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे तो उसमें बाद में नोट कर सकते हो आप, है ना। देखो संतृप्त वायु की अगर डेफिनेशन की बात करें, जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त वायु कहते हैं, ना। ओसांक बिंदु, ड्यू पॉइंट